दोस्तों, मैं उत्कर्ष गुप्ता आप सभी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको जो है टीचरों की इस समय दिखा रहे हैं पॉडकास्ट, जिसमें जो है बोर्ड्स के लेकर आपके क्वेश्चन देते रहते हैं, उस पर हम आपको उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। तो आज उसी क्रम में आज क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, जिसको बहुत लोग डरते हैं और बहुत लोगों का फियर भी होता है सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की पॉडकास्ट लेकर के आज हमारे साथ सर आए हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। एक बार जनता को जो है आप परिचय दे दीजिए। मैं आशीष मिश्रा, सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रायबरेली में गणित प्रवक्ता पद पर कार्य। ये जानना चाहेंगे कि जो बच्चे इतना डरते क्यों हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स को लेकर के, उनके अंदर भ्रांति भरी है क्या बात है कि लोगों को इतना डर लगता है कि मैथ तो बहुत कठिन सब्जेक्ट है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बच्चों से हमेशा एक चीज कहता रहता हूँ कि यदि मैथमेटिक्स कठिन होती तो मैं कैसे पढ़ लेता जी, ये बात है। हमारे गुरुजन कैसे पढ़ लेते जी। तो मैथमेटिक्स कठिन नहीं है, लेकिन यह है कि थोड़ा कंसंट्रेशन का सब्जेक्ट है जी। तो एक बच्चों के अंदर भ्रांति तब आ जाती है कि जैसे आमतौर पर लोगों ने पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? हम इंटर कर रहे हैं। साइंस साइड हो, आर्ट साइड हो? अब तो खैर साइड का काम हाई स्कूल में तो खत्म हो गया। तो बताए कि साइंस साइड है। मैथ पढ़ते हो? बायो। मैथ पढ़ता हूँ। बहुत ध्यान से पढ़ना जी। बहुत मन लगा के पढ़ना जी। बच्चों में ये सब कहने की, जैसे सब सब्जेक्ट है वैसे ही मैथमेटिक्स है। बस एक चीज का ध्यान रखना है जो कि हर सब्जेक्ट में लागू होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा परिलक्षित होता है, वो ये कि मैथमेटिक्स सबको साथ लेकर चलने की प्रेरणा देती है। जी। कि जैसे सबसे पहले जब आप भी स्टूडेंट रहे होगे तो आपको 0 1 सिखाया गया, वही तो बेस है। और अगर हम बेस को भूल जाए तो आगे कैसे इमारत खड़ी हो सकती है? तो इसलिए जो कुछ हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं वो हमें समराइज रूप में हमारे पास रहना चाहिए। जी। तो इस प्रकार से अगर हम मैथमेटिक्स को पढ़ें तो सामान्य सब्जेक्ट है और ऐसी कुछ कठिनाइयां नहीं। जी सर। सिद्धांतों का विषय है। सर, अब हम बोर्ड पे आ जाते हैं तो आपके हिसाब से जो पेपर का डिजाइन किया जाता है यूपी बोर्ड में, वो क्या मीडियम डिजाइन होता है या बहुत हार्ड डिजाइन होता है? बच्चे पूछ रहे हैं क्वेश्चन ये। देखो, पेपर का जो डिजाइन होता है इसके बारे में अगर हम लोग बहुत ध्यान से पेपर पढ़ें, जैसे यूपी बोर्ड में 7 सेट चल रहे हैं। जी। जितने भी सेट चाहे जो भी बोर्ड, पेपर डिजाइन करने वाले के साथ वो ये देखता है जिस हिसाब से पेपर डिजाइन होता है, अगर गहराई से अध्ययन करें तो मिलता है कि पेपर ऐसा होता है कि बच्चे जो है टॉप करें, 100 मार्क्स भी गेन करें, विद ऑनर्स भी आए और फर्स्ट डिवीजन भी आए, सेकंड डिवीजन भी आए। तो इसका मतलब हम तो ये कहना चाहेंगे कि जैसे क्लास में हर कैटेगरी के स्टूडेंट होता है, तो हर कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए पेपर जब एक बन करके आता है तो वो कहीं कुछ कठिन तो कहीं लचीला, कि जो जिस स्तर का है उसका स्तर वही दिखे। जो पेपर सॉल्व करे तो जो उसका परीक्षा परिणाम आवे उसमें स्तर वही दिखे। तो पेपर बहुत कठिन तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पेपर में कुछ क्वेश्चन जैसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, अब पता लगा 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आने और तीनों कठिन हो गए, लेकिन साथ में ऑप्शन लगे होते हैं, आप ऑप्शन देखिए। तो यदि आप पूरा सिलेबस पढ़ करके कायदे से बैठते हैं तो पेपर को कठिन नहीं कहा जा सकता। जी सर। पेपर जो है बड़ा लचीला, बड़ा कहीं कठिन तो कहीं लचीला, कहीं आपको ऑप्शन भी देता है। जी सर। सर, बोर्ड में और इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम में भी कहा जाता है कि मैथमेटिक्स का सबसे जो बेसिक फंडा होता है वो होता है कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जी हाँ। तो कैलकुलेशन कैसे स्पीड का बच्चे बना सकते हैं, अपनी कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो जैसे आजकल सुविधाएं बहुत हो गई हैं। हम लोग जब स्टूडेंट थे तो इतनी सुविधाएं नहीं थी, और अगर थी भी तो अभिभावक इतनी सुविधाएं देते थे। क्या नहीं देते थे कि जैसे आजकल हर बच्चे के हाथ में मोबाइल, अब लॉन्ग कैलकुलेशन आया तो बच्चे ने मोबाइल उठाया, कर लिया, कैलकुलेटर का यूज कर लिया। ये सब चीजें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यदि आप प्रॉपर वे में अपना सिलेबस पढ़ रहे हो और उसमें जो कैलकुलेशन आ रहे हैं उनको आप कर रहे हो, उसमें टीचर्स का सहयोग भी आपको प्राप्त हो रहा है, तो आपका कैलकुलेशन अपने आप करते करते स्ट्रांग हो जाएगा। ये चीज आपको जानकारी में ही नहीं आई कि कब हम कैलकुलेशन में वीक थे और कब हम स्ट्रांग हो गए। तो इसमें खुद करना चाहिए, ना कि हेल्प लेनी चाहिए। यदि आप अपने ट्यूटर पर, कोचिंग पर या स्कूल टीचर पर या अपने फ्रेंड्स पर डिपेंड हो जाएं तो उसका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, वो जो करेगा वही हम अपनी कॉपी पे कर लेंगे, तो आप तो वीक हो ही जाएंगे। स्ट्रांग वही होगा जो काम करेगा, क्योंकि काम, एक कहावत है ना कि काम ही काम को सिखाता है। जी सर। तो जब आप करोगे तो आप स्ट्रांग हो जाओगे। जी सर। सर, अब हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। तो बोर्ड एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कितना जरूरी है, वो बच्चा कोई पेपर देने जाता है तब? हाँ, अरे टाइम मैनेजमेंट तो बहुत आवश्यक।
टाइम मैनेजमेंट में अगर आप ये कहें कि हम टाइम मैनेज कर लेंगे, इससे नहीं होता। बताने के लिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन हम अपने टॉपिक पर ही बात करते हैं। जैसा कि मैं बच्चों को गाइड करता हूँ, दिक्कत वहां आती है जब बच्चे गाइडेंस नहीं मानते, अपने मन की करते हैं, या उनसे सीनियर या कोई और उन्हें मिसगाइड कर देता है। टाइम मैनेजमेंट का तरीका ये है कि मैंने बच्चों को हमेशा एक चीज सिखाई कि सबसे पहले आप अपना पूरा सिलेबस पढ़ें। स्कूल में पढ़ रहे हो स्कूल में पढ़े, कोचिंग पढ़ रहे हो कोचिंग में पढ़े, ट्यूशन पढ़ रहे हो ट्यूशन में पढ़े। पढ़ने के बाद फिर उनको क्या करना चाहिए कि बहुत सारे मतलब सिलेबस पाठ्यक्रम से संबंधित हमारे पास सामग्री है परीक्षा के लिए, उसमें से कोई एक ले लीजिए। क्योंकि पूरी बुक को, मान लीजिए नवंबर चल रहा है, कोर्स अब खत्म हो रहा है, या किसी का नहीं खत्म हुआ तो दिसंबर में खत्म हो रहा है। अब 2 महीने आपके पास बचे, 14 फरवरी से एग्जाम है, 1.5 महीने बचे। अब उसमें आप सोचो कि हम पूरा सिलेबस फिर से कर लेंगे, तो नहीं कर पाओगे। 6 महीने का काम 1.5 महीने में कैसे कर पाओगे? तो जैसे क्वेश्चन बैंक है, एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के बहुत सारे सामग्री आती, उनको लीजिए, उसमें चैप्टर वाइज दिया होता है, उसको आप बहुत आसानी से देखोगे तो आपको लगेगा सब कुछ पढ़ा हुआ है। कुछ क्वेश्चन बुक से हट कर नए भी मिलेंगे, कुछ जो आप बुक पढ़ रहे हो उसी के मिलेंगे। तो टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो नए मिलेंगे, तो जब मैथ पढ़ रहे हो तो बिजनेस आप मेथड को पढ़े ही हो, तो आप उस मेथड के अकॉर्डिंग करिए। कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, तो यही तो चूंकि प्रैक्टिस है। अब इसको करने के बाद आपका पूरा सिलेबस एक नजर में रिवाइज हो गया। जब एक नजर में पूरा पाठ्यक्रम रिवाइज हुआ, तो रिवाइज होने के बाद फिर आपको चाहिए कि आप उठा लीजिए अनसॉल्व पेपर, या जैसे आईसीएसई बोर्ड में 10 ईयर्स आता है, अनसॉल्व में बढ़िया सा अनसॉल्व लीजिए कोई, और बहुत ज्यादा नहीं। आप क्या करिए कि एक अनसॉल्व जब सॉल्व करने बैठिए तो अपने घर परिवार के सभी लोगों को बता दीजिए कि मैं अनसॉल्व कर रहा हूँ, प्लीज हमें डिस्टर्ब ना करें। और आप पानी ले लीजिए कि आपको पानी पीने ना उठना पड़े, घड़ी लगा लीजिए कि आपको समय देखने के लिए ना उठना पड़े। आप अपना करिए और पूर्ण ईमानदारी के साथ करिए। अनसॉल्व पेपर का जो सेट आप खोल कर बैठते हैं, उसको आप पहले बिल्कुल न देखें, कदापि न देखें, किन्हीं परिस्थितियों में न देखें, कोई दिखाए तब भी न देखें। जैसे बोर्ड में पेपर आपके सामने आता है, वैसे ही उसको सीधे खोलिए और घड़ी देख करके आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। हो सकता है कि आप उसको, जैसे 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है, कितना हम कर पाए और कितना नहीं कर पाए, उसके लिए आपको अगले पेपर में तैयारी उसकी करनी। फिर इसको जांच करिए कि जो कर पाए उसने क्या गलत किया, क्या सही किया। इस तरह से जब आप 3-4 सेट करोगे, तो आप देखोगे कि जो 3.25 घंटे का टाइम है, ये 3 घंटे में आपका आ जाएगा। बाकी जैसे सीबीएसई बोर्ड में हमने देखा कि पेपर जितने नंबर का होता है, वो 3.25 घंटे को तुरंत मिनट बनाते हैं। जो एक्सपर्ट्स टाइम देते हैं, वो क्या करेंगे कि 3 घंटे में 180 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट में 195 मिनट। उसको 100 से डिवाइड किया, 1.95 आया, तो वो बता देते हैं कि 1.5 मिनट में आपका 1 नंबर का सॉल्व हो जाना चाहिए। इस रेशियो में आप अभी से बना करके चले, तो आपका हो भी जाएगा टाइम से। हमेशा ध्यान रखें कि जब घर पर आप पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो आपको 3 घंटे 15 मिनट पूरे मिल जाए, लेकिन एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो तो आपको सेंटर सुपरिटेंडेंट टाइम देता है, लेकिन बीच में जो एग्जामिनेशन की प्रक्रियाएं हैं, उनसे आपका डिस्टर्बेंस होता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप 2 घंटे 40 मिनट। कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो बच्चे ज्यादा ध्यान दें तो उनको थोड़ा हेल्प मिल सकती है? हाँ, देखिए उसमें क्या होता है, बच्चों को 2 चीजें, अगर ये काम बच्चे सेल्फ करें तो बहुत अच्छा होगा। जैसे ही आप अपने पाठ्यक्रम सामग्री उठाते हो, तो उसमें एक चीज ये दी हुई होती है कि कौन सा किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। जब आप क्वेश्चन बैंक उठाते हो तो उसमें दिया होता है, और क्वेश्चन बैंक में ये दिया होता है कि किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन कितने मार्क्स में आता है। तो सबसे पहले तो आप उस पर केयर करो कि जो आप इजीली एग्जामिनेशन में कर सको। ऑप्शन में आपके पास मान लीजिए 5 क्वेश्चंस हैं, और उन 5 में से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। अब 4 अटेम्प्ट करने में आपको होना ये चाहिए कि जो 4 आप अच्छे से कर सकते हो, उन 4 को अटेम्प्ट करो। जब आपको ऑप्शन मिला है जी, तो आप अच्छे से करिए। दूसरी एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसा कि बच्चों में सुनने को मिलता है, बच्चे स्टेप मार्किंग को बड़ा विश्वास करते हैं। हाँ, स्टेप मार्किंग पे बच्चों को विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टेप मार्किंग को आप बोनस अंक मानिए
कि अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और उसमें कोई मिस्टेक हो गई, जी जी आपकी स्टेप मार्किंग हो गई, वो आपका बोनस है। जी जी आप 100% मार्क्स के लिए काम करें, तो कोई मिस्टेक होगी तो उसका बोनस आपको मिलेगा। लेकिन यदि आप बोनस के लिए ही काम करोगे तो भाई आप सोचिए कि आपका बेसिक कहाँ जाएगा। जी जी सर। तो उसमें से मार्किंग आपकी फिर प्रभावित हो जाएगी, तो रिजल्ट प्रभावित होगा। तो स्टेप मार्किंग पर विश्वास में करें। ये आप समझिए कि हमने काम किया है तो काम का पारितोषिक तो मिला जी लेकिन पूरा नहीं मिला ना। आप पूरे पारितोषिक के लिए काम करिए, जी आप अपने हक के लिए डिमांड करिए, न कि इनाम के लिए, जी जी है ना। अगर हक मिल रहा है और कहीं कोई मिस्टेक हुई तो उसका इनाम जो भी है मिल जाएगा। ठीक है। ये काफी नई बात बताई सर ने कि स्टेप मार्किंग को आप बोनस के रूप में लीजिए, ताकि स्टेप मार्किंग तो आपके लिए है ही, और पूरा कोशिश की पूरा सोल्यूशन सॉल्व कर पाएं। सर इसके अलावा हम पूछना चाहेंगे आपसे सर, जैसे कि 12th में कहा जाता है कि कैलकुलस का जो पार्ट होता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, बच्चे इसे कैसे मजबूत कर सकते हैं? बेटे देखो, मैथमेटिक्स में तो एक ही फंडा है आपके पास, जी सर। और वो है कि रिवीजन। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर बात की जाए कि बच्चों का ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता जा रहा था हम लोग से कि सीबीएसई बोर्ड वर्सेस आईसीएसई बोर्ड वर्सेस यूपी बोर्ड में मैथ का पेपर सबसे टफ किसमें आता है? बेटे देखो, अब हम एज ए टीचर ये तो कह ही नहीं सकते कि गणित सब्जेक्ट कठिन है, और गणित सब्जेक्ट कठिन है भी नहीं। लेकिन लेवल देखा जाए प्रॉब्लम्स का, तो आईसीएसई बोर्ड की प्रॉब्लम्स का लेवल हाई होता है इन कंपैरिजन टू यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड। और क्वेश्चन बच्चों का ही था, क्योंकि बच्चे बहुत ऐसे भी हैं जो कि शायद पढ़ते ही नहीं है, तो उन्होंने पूछा था कि अगर उन्होंने अभी तक किताब नहीं खोली है, किसी भी बोर्ड में है वो, तो क्या जो है वो किस प्रकार की तैयारी करें कि एटलीस्ट वो 80 नंबर तक तो पहुंच ही जाए? देखो, अगर अब तक उन्होंने तैयारी नहीं की है, जी सर, तो जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मान लीजिए वो उनकी बुद्धि लब्धि बहुत अच्छी है, उसमें तो कवर कर ले सकते हैं। लेकिन जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इन सब्जेक्ट्स में देखा जाए, खासकर हम अपने सब्जेक्ट की बात करें, तो उनके लिए बहुत कठिन है। रीजन क्या है कि पूरे सिलेबस को उठा करके देखिए, तो जैसे एक चेन की कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी होती है, पाठ्यक्रम पिछली कक्षाओं से ऐसे ही जुड़ा होता है। और जब ऐसे ही जुड़ा है तो यहाँ से जब आप शुरू करोगे तो निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि यदि न्यू से आप नहीं लोगे तो 20 से दीवार अच्छी नहीं बनती। तो उनको ये हम कह ही नहीं सकते कि वो इतनी मार्किंग गेन कर सकते हैं, और अगर गेन कर सकते हैं तो सब्जेक्ट के थ्रू वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब उनमें गेन करने की प्रॉब्लम ये है कि उनको तो बस वही है कि जो व्यवस्थाएं आज के समय में नहीं चल रही हैं, हाँ, इस तरीके से यूट्यूब वीडियोस हैं, यूट्यूब वीडियोस हैं, उसमें अच्छा ये है, पास होने के लिए अगर बहुत मेहनत करें तो जो छोटे क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, प्रोसेस बेस्ड नहीं, उन पर अगर वो फोकस करें तो ये है कि कुछ थोड़ा बहुत तो कर लेंगे। लास्ट में हम चाहते हैं कि जैसे बहुत बच्चे देख रहे हैं, तो आप कुछ टिप्स दे सकते हैं बच्चों को, जिससे कि उनको डिमोटिवेट ना हो पेपर समय और वो अच्छे से अपना पेपर दे सकें? देखिए, नवंबर का महीना खत्म हो रहा है। जी सर। लगभग अगर आप मैक्सिमम विद्यालयों पर नजर डालें तो बहुत जगह पर सिलेबस खत्म है, कुछ जगहों पर अभी खत्म नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग अपना जब वार्षिक सिलेबस बनाते हैं तो ये व्यवस्था रखते हैं कि कोई ये रखता है कि हम नवंबर में खत्म करेंगे, कोई ये रखता है कि दिसंबर में खत्म करेंगे। अब नवंबर में जिसने रखी लेकिन कतिपय कारणवश नहीं खत्म कर पाए, टीचर को छुट्टी लेना पड़ गया या कुछ छुट्टियां पड़ गई, कुछ भी हुआ, कोई व्यवधान आया, तो पाठ्यक्रम खत्म होने के बाद उनको चाहिए कि एक बार वो सिलेबस को रिवीजन करें। रिवीजन करने के बाद अनसॉल्व की प्रैक्टिस करें, और अगर उन्होंने पूर्ण ईमानदारी के साथ अनसॉल्व प्रैक्टिस की है तो मैं उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की दया उन पर होगी और उनकी मार्किंग अच्छी है। जी सर। तो मतलब बहुत डिमोटिवेशन नहीं डिमोटिव। अब बेटे सिलेबस अब रहा है क्या, बहुत थोड़ा सिलेबस है। जी सर। एक समय वो था जब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे, मैथमेटिक्स में 6 बुक्स का सिलेबस था, 3 पेपर होते थे। अब तो एक बुक और गिने हुए 13-14 टॉपिक्स उसी में है, तो बहुत कठिन नहीं है। जी सर। और यदि पीछे कुछ भी छूट भी गया है तो अभी भी यदि साल भर सिलेबस पढ़ा है उसको प्रिपेयर किया जा सकता है। कोई चीजें छूट गई हैं तो उन पर विशेष फोकस न करके जो चीजें क्लियर हैं उन पर ज्यादा फोकस करें, जिससे कि मार्किंग थोड़ा गेन हो सके। जी सर।
सर एक चीज लास्ट में ये पूछना चाहते हैं कि जैसे कई बार होता है कि पेपर ऐसे मान लीजिए पहला मैथ का पड़ गया, बच्चा बहुत नहीं स्ट्रांग है मैथ में, तो वो बहुत घबरा जाता है कि अरे मेरा बोर्ड का क्या होने वाला, और फिर माँ बाप भी प्रेशर करना शुरू कर देते हैं कि अरे मैथ में 60 नंबर पाओगे, 50 नंबर पाओगे, तो कैसे मार्किंग लेके जाओगे आगे, और सपना सजाए हुए हैं वो IIT JEE का, तो वो भी बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? नहीं, जैसे पहले मान लीजिए मैथ का पेपर पड़ गया जी तो आप समझ लीजिए कि ये तो बच्चों के लिए बहुत पॉजिटिव है। बीच में मैथ का पेपर पड़ा, एक दिन की गैपिंग हुई तो आप बहुत अच्छे से काम नहीं कर नहीं पाए। हो सकता है, तो बात सही है। आपको स्कीम मिल जाती है, बहुत पहले स्कीम आ गई है लगभग हर बोर्ड की, प्रवेश पत्र मिल जाते हैं, आप सभी तैयारियां करते रहें, एक निश्चित समय में आप ले लें कि अब हमको 4 सॉल्व कर लेने हैं, 5 कर लेने हैं, ऐसे रखने चाहिए जी और उसकी प्रैक्टिस करके आप बैठें। और आपको एक चीज़ बताएं, मैथमेटिक्स जब पढ़ें फुल कंसंट्रेशन के साथ, सबसे पहला काम। दूसरी चीज़ कॉन्फिडेंस लेवल, और अपने आप में पॉजिटिव होकर के पेपर देखकर डरे बिल्कुल नहीं। हमेशा काम ये करें कि जो आ रहा है वो क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, गलत नहीं करेंगे, जो नहीं आ रहा है उसको बाद में देखेंगे, वो शायद आपको स्टेप मार्किंग ही दे जाए। जी जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वो समय हमें दिया। बच्चों को भी आई थिंक बहुत अच्छा लगा होगा ये बात सुन के, और आपसे हमेशा कहते हैं कि डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं होती है, आप बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और काफी अच्छा आप कर पाएंगे उसमें। सर आपका एक बार फिर से हम बहुत धन्यवाद करते हैं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।